बालाजी इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब कल हम पढ़ रहे थे पशुओं के बारे में सामान्य जानकारी, इसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं विभिन्न पशुओं का शारीरिक तापमान। शरीर का जो तापमान होता है पशु का, वो कैसे ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर को गुद्दा की जो आंतरिक झिल्ली होती है के पास रख के और 1 मिनट तक हम उसको रखते हैं और तापमान ज्ञात हो जाता है ना। हम विभिन्न पशुओं का तापमान देखते हैं। ये पूंछ के नीचे पाया जाता है ना, गुद्दा के वहाँ पे आंतरिक झिल्ली होती है, वहाँ लगा के हम देखते हैं। हम कुछ पशुओं का जो इम्पोर्टेंट हमारे पशु है पशुपालन के लिए, उनका शारीरिक तापमान देखते हैं। जनरल जो एवरेज तापमान होता है, हम फर्स्ट बात करते हैं गाय का टेम्परेचर। गाय का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन में आपको इससे 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे मिल सकता है ना, तो ऑप्शन को देख के आपको इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भैंस की। भैंस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 38.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम बात करें भेड़ की। भेड़ का होता है 38.9 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम बात करें बकरी के टेम्परेचर की, तो उसका जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 39.1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम बात करें मुर्गी की। मुर्गी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। मुर्गी का टेम्परेचर होता है 41.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम बात करते हैं ऊँट की। ऊँट का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने सेल्सियस में बात कर ली, उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में। अब आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ या तो सेल्सियस याद रखें या फ़ारेनहाइट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका डिग्री सेल्सियस इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। F की बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट की, तो इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो आप इस फॉर्मूले में रख के और ये निकाल सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक टेम्परेचर याद कर लीजिए, या तो डिग्री सेल्सियस याद रखें या फ़ारेनहाइट। बाकी आपको क्या ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है ना, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं की श्वास गति एवं नाड़ी गति। हम श्वास गति की बात करते हैं। पशुओं की श्वास गति ज्ञात करने के लिए जो पशु होता है उसके हम नाक के सामने हाथ रख के और महसूस करते हैं 1 मिनट के अंदर वो जितनी सांस लेता है उसको हम काउंट करते हैं, यही पशु की श्वास गति होती है। तो हम कुछ पशुओं की श्वास गति देख लेते हैं। जैसे आप गाय की श्वास गति होती है 20 से 25 प्रति मिनट। श्वास गति हम प्रति मिनट में देखते हैं ना। गाय की होती है 20 से 25 प्रति मिनट। भैंस की होती है 16 से 20, तो 1-2 ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है ना। भैंस की होती है 16 से 20 प्रति मिनट। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ एवं बकरी की। भेड़ एवं बकरी की होती है श्वास गति 12 से 20 प्रति मिनट। उसके बाद हम बात करें अगर कुक्कुट की, तो कुक्कुट की कितनी होती है 15 से 30 प्रति मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँट की। ऊँट की होती है श्वास गति 5 से 7 प्रति मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाड़ी गति। नाड़ी गति प्रति मिनट देखते हैं, तो नाड़ी गति क्या होता है कि पशुओं में अलग अलग धमनी से ज्ञात होती है। जैसे हम बात करें भैंस और इसकी गाय की, तो भैंस और गाय के अंदर हम एक कोक्सीजियल धमनी होती है, कोक्सीजियल नाम होता है, कोक्सीजियल धमनी से उसकी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं ना, जो कि पूंछ में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट भेड़ एंड बकरी की। भेड़ एंड बकरी की हम किससे करते हैं? फेमोरल धमनी से। कौन सा, क्या नाम है उसका? फेमोरल धमनी, जिसका नाम उरु भी बोलते हैं हम उसको, एक उरु भी बोलते हैं, उसी को से ज्ञात की जाती है ना। बाद वो होती है उनके कहाँ पाई जाती है, देखो वो भी ध्यान रखना है। भेड़ एवं बकरी में वो जो पिछली जांग होती है उसके अंदर की साइड पाई जाती है ना। बाद हम बात करते हैं एक घोड़े की। घोड़े की होती है मैक्सिलरी, जो धमनी होती है ना, उससे नापी जाती है नाड़ी गति। नाड़ी गति हम देखते हैं कुछ पशुओं की, जैसे आप देखेंगे गाय की होती है 42
50। उसके बाद हम बात करें भैंस की होती है 45 to 50। नेक्स्ट होती है भेड़ एंड बकरी की। भेड़ एंड बकरी की होती है नाड़ी गति 70 से 80। उसके बाद हम बात करते हैं कुक्कुट की नाड़ी गति होती है 200 से 400। कितनी होती है? 200 से 400 प्रति मिनट। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर ऊंट की, तो ऊंट की नाड़ी गति होती है 28 से 32 प्रति मिनट, है ना। नाड़ी गति क्लियर। आगे हम देखते हैं, तो वही है श्वसन गति। आपको जैसे मैंने बताया, पशु के नाक के सामने अंगुली रखकर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या गिनते हैं। उसके बाद नाड़ी गति की हमने बात की थी। गाय व भैंस में नाड़ी गति किससे देखते हैं? कोक्सीजियल धमनी, जो कि कहाँ पाई जाती है? पूंछ में। ये आपको ये याद रखना है ना, कौन सी धमनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज। बाद हम नेक्स्ट बात की हमने भेड़ व बकरी में नाड़ी गति। भेड़ व बकरी में नाड़ी गति मैंने आपको बताया था फेमोरल धमनी, इसी का नाम फेमोरल धमनी का क्या होता है? पुरु धमनी, उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। और कहाँ पाई जाती है? कि जांघ के अंदर की तरफ। जांघ के अंदर की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशुओं का वर्गीकरण। पशुओं का क्या होता है? पशुओं के पेट के जो वो होता है ना, पेट के आधार पर उसको पशुओं को आमाशय के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। और वो 3 वर्ग कौन से हैं? फर्स्ट होता है रोमंती, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रूमिनेंट। ये वो पशु होते हैं जो जुगाली करने वाले होते हैं। और सेकेंड हम बात करें तो होते हैं नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट वे होते हैं जिनके कोई विभाजन नहीं होता है और जिनको हम अरोमंथी पशु बोलते हैं हिंदी में, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूडो रोमिनेंट। वो होते हैं जिनका मतलब डिवाइडेशन तो होता है लेकिन उनके 3 पार्टी होते हैं। फर्स्ट हम जैसे बात करते हैं जुगाली करने वाले या रोमंथी पशु। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, उनका जो पेट होता है वो पेट या आमाशय जो 4 भागों में विभक्त होता है। फर्स्ट है ये आपका रुमन या रुमेन बोलते हैं फर्स्ट को। के बाद सेकंड हो जाता है रेटिकुलम, तो नंबर वाइज याद रखना है ना। फर्स्ट होता है रुमेन, उसके बाद सेकंड होता है रेटिकुलम, उसके बाद थर्ड होता है ओमेजम और फोर्थ होता है अबोमेजम, है ना। फर्स्ट होता है रुमेन, सेकंड होता है रेटिकुलम, थर्ड होता है ओमेजम और फोर्थ होता है अबोमेजम। अगर हम रूमन की बात करें तो ये जो रूमेन होता है ये सबसे मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, है ना। ये जो रूमेन है आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या होता है? आमाशय का सबसे बड़ा, इसको हम फर्स्ट आमाशय भी बोलते हैं ना। तो रूमेन होता है वो सबसे बड़ा पार्ट, यानी कि लगभग 80% आमाशय ये होता है ना रूमेन। और इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, है ना। सेकेंड हम बात करते हैं रेटिकुलम की। रेटिकुलम होता है ये सबसे छोटा पार्ट होता है, लगभग 5% मान सकते हैं इसको, है ना। सबसे छोटा पार्ट है। और ये क्या होता है? जो रेटिकुलम होता है इसकी जो आकृति होती है ना, इसकी जो बनावट है वो जैसे अपने मधुमक्खी का छत्ता होता है, आप सबने देखा हुआ है, उस छत्ते के आकार का होता है ये ना। इसका आकार होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक दूसरा नाम इसका है हनीकॉम्ब भी बोलते हैं इसको अपन, है ना। थर्ड है ओमेजम। ओमेजम लगभग इसका 5-7% होता है। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड आमाशय भी बोलते हैं ना। ये फर्स्ट आमाशय, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। का कार्य होता है, ओमेजम का मेन कार्य होता है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण, जो अतिरिक्त जो जल होता है, जो फूड खाता है पशु, उसके अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उसको ये मतलब ग्रहण कर लेता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ है आपका अबोमेजम। अबोमेजम में ये इसका लास्ट जो पार्ट है फोर्थ, इसको बोलते हैं अपन, ये भी होता है 5 से 7%। और इसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है, विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उनका स्त्रवण होता है फोर्थ में। ये आपको समझ में आ गया है ना। अब बात करते हैं हम जुगाली करने वाले पशु। आगे देखो, जैसे नॉर्मली जुगाली करने वाले पशु आपने देख रखे होंगे सबने, है ना।
तो वो पशु जुगाली करता है बैठा बैठा, तो क्या वो उसी टाइम खाना खाता है उसी को जुगाली करता है? उसी की नहीं करता है वो, है ना। जो वो जुगाली करता है उसके पशु में इस प्रकार का पाया जाता है, ये पेट पार्ट इस तरीके से पाए जाते हैं कि वो जो पशु के पेट के अंदर जो होता है भोजन, उसी को दोबारा बाहर लाके और उसकी जुगाली करता है वो, है ना। ये कुछ पशुओं में पाया जाता है, सब पशुओं में ऐसी नहीं पाई जाती जुगाली वाली। इसकी हम बात करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट बताया था रुमेन, है ना। रुमेन के बारे में देखें, सबसे बड़ा होता है रुमेन, होता है सबसे बड़ा, लगभग आप मान सकते हैं इसको 80%, लगभग होता है रुमेन, लगभग 80%, लगभग 80% होता है। और इसको आप फर्स्ट आमाशय फर्स्ट भी बोल सकते हैं ना, आमाशय फर्स्ट। और उसके बाद हम बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया था चारे के संग्रहण का कार्य करता है ना। उसके बाद हम देखते हैं रेटिकुलम। रेटिकुलम आमाशय का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा मतलब लगभग कितना परसेंट, 5% मान सकते हैं आप इसको, लगभग 5%। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आकृति। मैंने आपको जैसे बताया था कि आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। नाम से पता चल रहा है आपको, हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। अब ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है तो आप थोड़ा मतलब सोचे, छत्ता होता है वो कैसे बना हुआ था, सबने देखा होगा, थोड़ा ऐसे मतलब छेद छेद टाइप से होता है। इसका काम देखे आप, याद करने के लिए काम देखे, जैसे कंकड़ पत्थर आदि को आगे जाने से रोकता है, मतलब एक जाली की तरह कार्य करता है। ये कंकड़ पत्थर को आगे जाने से मतलब रोक लेता है ना। उसके बाद अतिरिक्त भंडारण, जो नॉर्मली भंडारण का कार्य होता है रुमेन का, और जो अतिरिक्त भोजन होता है उसका भंडारण में ये भी सहायक है ना। उसके बाद हम देखते हैं ओमेजम। ओमेजन का मैंने आपको जैसे बताया था, अतिरिक्त जल के संग्रहण के, अवशोषण के लिए ये करता है, अतिरिक्त जल का अतिरिक्त जल का अवशोषण। भोजन जो है आसानी से पच जाता है ना, अवशोषण। तो क्या होता है कि जो अतिरिक्त जल होता है उसको ओमेजम अवशोषित कर लेता है। उससे मान लो पशु ने थोड़ा बहुत जैसे चारा वगैरह एक्स्ट्रा खा लिया है तो भी आफरे वगैरह की प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत बच सकती है ना, नहीं हो सकती। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एबोमेजम। तो मेन इसको हम सत्य आमाशय बोलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, सत्य आमाशय। तो सत्य आमाशय क्यों बोलते हैं, नॉर्मली जैसे हमारा शरीर होता है ना, हमारे शरीर में पाचन क्रिया और जो भी होता है वो नॉर्मल पार्ट ये है इसका, है ना। जो लास्ट जो प्रक्रिया हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो होती है, वो प्रक्रिया पशु में इनमें कहाँ होती है, में एबोमोजम में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सत्य आमाशय। और इसमें होता है पाचन रस व एंजाइम का स्त्रवण, जो मैंने आपको बताया था, है ना, पाचन रस व एंजाइम का स्त्रवण। इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद रखें आप, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, अरोमंती पशु के उदाहरण, मतलब रोमंती के, अरोमंती के, या फिर शूडो रुमिनेंट के, है ना। तो आप इनके याद कर रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, जो कि चारों बोविडी कुल के, है ना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरोमंती पशु की। अरोमंती पशु क्या होते हैं, तो पशु मतलब ये क्या होते हैं, ये पशु, इनमें जुगाली की वो नहीं पाई जाती है, जुगाली का कुछ इसमें रोल, ये ना बिना जुगाली वाले पशु होते हैं। अरोमंती पशु कौन से पशु होते हैं, बिना जुगाली वाले। और इनका जो पेट या पेट होता है उसी को आमाशय कहते हैं, इनमें कोई वजन नहीं पाया जाता है। मतलब ये जो अरोमंती या बिना जुगाली वाली पशु है, इसमें जैसे उसमें हम पढ़ रहे थे पीछे, रोमंती के अंदर 4 विभाजन थे उसमें ना, 4 पार्ट में बांटा गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पशु जुगाली भी नहीं करता है, और इसका जो पेट होता है उसी को हम आमाशय बोलते हैं। आमाशय आमाशय का कोई विभाजन नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल्स आप देख लें, घोड़ा, सुअर, गधा, इनके अंदर जुगाली नहीं करते हैं ये, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आभासी रोमंती या शूडो रुमिनेंट, इसको देखते हैं। तो रूमिनेंट में क्या होता है, जैसे हम रूमिनेंट पढ़े थे उसमें हमने 4 पार्ट पढ़े थे, डिवीजन, है ना।
लेकिन इसका जो डिवीजन होता है उसमें ओनली 3 भाग ही होते हैं, जो होते हैं रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। और जो ओमेजम पढ़ा था हमने वो इसमें अनुपस्थित होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। और ये उदाहरण है इसका ऊंट, ये है ना वैसे तो जुगाली करता है लेकिन सूडो रोमिनेंट है ना, ये उसमें नहीं आता है रूमिनेंट में। ऊंट है वो तो रूमिनेंट के अंदर आता है। इसमें कोई तो इसमें डिवीजन होता है वो ओनली रूमेन, रेटिकुलम और ये अबोमेजम है ना, उसमें ये होता है अनुपस्थित ओमेजम, ये इसमें अनुपस्थित होता है। चले आगे। नेक्स्ट हम कुछ ये जो पशु विकास एवं प्रजनन केंद्र है उनकी बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि जैसे राजस्थान का गोवंश नस्ल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये ना, पूछे जाते हैं बहुत। फर्स्ट देखें आप, राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे आपके बस्सी जयपुर में। गोवंश का कहाँ पे है, राजस्थान का गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र है बस्सी जयपुर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड है राजस्थान का भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। भैंस का कहाँ पे है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये यही वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है ना, वल्लभनगर उदयपुर में है भैंस का नस्ल सुधार केंद्र प्रजनन केंद्र। हम बात करते हैं राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पे है, जयपुर में। ये आपका जयपुर में है, याद रखें इसको, है ना। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, जयपुर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो जिसको हम बोलते हैं CSWRI, यानी शीप एंड वूल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अविका नगर, मालपुरा टोंक में। यहाँ से वो जो अविवस्त्र अविकालीन जो आपने सुना होगा भेड़ की नस्लें हैं ना, वो यहाँ मालपुरा टोंक से ही निकाली गई है। ये आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी कभी कभार इसका पूछ लेते हैं, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है क्या है, किसी को आता है कमेंट करें, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका, क्या रहेगा। कमेंट करें किसी को आता है तो, है ना, इसका ईयर बताएं आप। किसी अनिल परिहार, भावना, हर्ष गुजर, धीरज, रामधन, कांता, लाखन सिंह और राम, आप सब में आता है तो इसका तो हम लिख लेते हैं, इसका है 1962। तो आप याद रखना है ना, इसका कभी कभी इसका पूछ लेते हैं ना, सबका तो नहीं पूछते हैं लेकिन कुछ कुछ उठ के पूछ लिए जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये, जैसे कि इसका है, आप याद रखिएगा इसको, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत बार पूछा हुआ है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, है ना। बात चाहे तो लिख सर्च राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर, NRC, है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। ये कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में। और इसका ईयर भी आप याद रखें
जिसका इंपॉर्टेंट है उसका लिख लेना, ईयर है ना, इसका लिख लेते हैं अपन। ये है जुलाई 1984। कभी पूछना तो इम्पोर्टेंट है कुछ ईयर्स, वो आप लिख लेंगे, वो याद करना ही है ना। जैसे ये राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है, ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है, और जुलाई 1984 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये आप याद रखिए, है ना। जो आंसर आया है बहुत देर से, बहुत आगे बढ़ चुके हैं उससे तो। अब देखते हैं आगे, देखो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है आपका? हिसार हरियाणा में। तो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स बोलते हैं जिसको अपन, वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। सेंटर रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, कहाँ पे है ये? हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये गायों का भी पूछा जाता है, जैसे मेवाती गाय का, स्पेशली मेवाती का, जैसे तो मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप ये गायों के प्रजनन केंद्र भी याद रखें, जैसे मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? अलवर में, है ना। मेवाती गाय का कहाँ है? अलवर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्सी गाय का। जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। अब इसको आप याद रखेंगे तो थोड़ा भूल जाए तो, जैसे आप जर्सी और बस्सी, जस्सी बस्सी याद रखें तो याद रह जाएगा ये ना। जर्सी याद ना रखे, अगर आप याद रखने के लिए ऐसे याद रखें जस्सी बस्सी, तो अपने आप ही आपको ये याद ही है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। कभी भी पूछो आपको, जैसे ही जर्सी पूछा और जस्सी बस्सी याद कर लेना है, तो आपको ये याद रहेगा हमेशा। जो लंबे टाइम के लिए याद करने का होता है ना, वो इसी तरीके से करते हैं ना। बाकी अगर भूल जाए तो ऐसे नहीं भूलोगे आप कभी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जर्सी का हो गया अपने बस्सी जयपुर के अंदर, है ना, बस्सी जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार पारकर गाय का प्रजनन। थार पारकर का कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, है ना, याद करना है इसको। थार पारकर गाय का प्रजनन है सूरतगढ़ गंगानगर। ऐसी चीजों को आप हमेशा रिलेट करके याद किया कीजिए, अपने हिसाब से रिलेट कर देना है दोनों चीजों को, ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहेगी। बाकी एक टाइम के साथ अपन क्या होता है कि याद की हुई चीजें भूलते जाते हैं, तो आप अगर इनको एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और किसी में कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जैसे हमने जर्सी का किया है, वैसे आप अपने हिसाब से इनको थोड़ा रिलेट करके पढ़ते जाए, है ना। उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा या हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र है भरतपुर। हरियाणवी गाय का कहाँ पे है? भरतपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राठी गाय का प्रजनन केंद्र। राठी गाय का कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़। तो देखो नौहर हनुमानगढ़ में है। इसको भी अगर आप याद करने का तरीका देखें तो राठी या लाठी, अगर आपको राठी को थोड़ा ऐसे लाठी के हिसाब से याद रखे तो जनरली अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज में गाय भैंस जहाँ पे बांधते हैं उसको अपन नौरा ही बोलते हैं ना, बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। नौरे में लाठी कहाँ होती है? गाय भैंस को मारने के लिए ही तो होगी लाठी, वो कहाँ होती है? नौरे में। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए, है ना। बाकी आपको ये रखना है राठी नौहर हनुमानगढ़, लेकिन याद करने के लिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा इसको कनेक्ट करके, कि भाई लाठी कहाँ होती है? नौरे में होती है, मतलब नौहर हनुमानगढ़। राठी का कहाँ पे है? नौहर हनुमानगढ़। के बाद हम बात करते हैं गिर गाय का प्रजनन केंद्र। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? झालावाड़। गिर गाय की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कमेंट करें एक बार। गिर गाय, गिर गाय के कानों के बारे में बताएं मेरे को पता है बताएं, देखी हुई होगी गिर गाय तो आप सब, बताएं आप क्या होती है क्वालिटी की, बताइए। चलो बताओ जिसको आता है गिर गाय का। गिर गाय के कान कैसे होते हैं? एक जने का आया है भाई अभी तो, मंजू का। आप लोग भी बताएं जिस जिसको आता है।
फिर गाय होती है ना अपनी जो अजमेरी गाय, वो जो होती है उसमें उसके क्या होते हैं कि कान होते हैं वो लंबे लंबे है ना, पत्ती की तरह आकार के लंबे लंबे होते हैं। मतलब आप पत्ती की तरह लंबे आकार के कान है तो आप इसको कैसे याद करेंगे? फिर गाय का प्रजनन केंद्र झालावाड़ है, मीन्स लंबे लटके हुए लंबे लंबे कान, यानी आप ऐसे मान सकते हैं ना झालर जैसे लंबे लटके हुए है ना, इसको ऐसे मान के याद करना है अपन को। गिर गाय के झालर जैसे लंबे लंबे कान होते हैं लटके हुए, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? झालावाड़ है ना। बार पूछते हैं, याद रखें इसको, और याद करने का तरीका इन सब का वही अपनाएं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का भेड़ प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर में है ना, फतेहपुर सीकर के अंदर है भेड़ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकरी विकास चारा उत्पादन एवं प्रजनन केंद्र। बकरी विकास चारा उत्पादन एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रामसर अजमेर के अंदर। ये कहाँ पे आपका? रामसर अजमेर। बकरी विकास चारा उत्पादन एवं प्रजनन केंद्र है आपका रामसर अजमेर के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है अपनी यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान में एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। राजस्थान का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे है? बीकानेर में। ये अभी हाल ही में 2010 में, सॉरी 2010 के अंदर नई यूनिवर्सिटी बनी थी। 2010 में। कब बनी थी? 2010, नहीं 2010 है ना, 2010 के अंदर। ये इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में राजूवास भी बोलते हैं। कौन बताए मेरे को? राजूवास, सॉरी इसमें फुल फॉर्म कौन बताएगा? राजूवास है इसका, ये है ना, इसकी फुल फॉर्म बताइए आप। हाँ, राजूवास की फुल फॉर्म बताइए, तो आती है वो कमेंट करे इसकी फुल। हिंदी में तो आपको दे रखी है विश्वविद्यालय, ये है ना, क्या है बताइए? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंसेज, है ना। इसको राजूवास लिखा हुआ मिल सकता है बहुत बार आपको, तो कंफ्यूज नहीं है, इसी का नाम है ये राजूवास। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंसेज, है ना। एस्टेब्लिशमेंट है 2010 के अंदर। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, है ना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? हिसार हरियाणा के अंदर, है ना, हिसार हरियाणा में है इसका, हिसार हरियाणा है, हिसार हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान, जिसको हम NIANP लिखते हैं, वो है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसका ईयर है 1995। इसका इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप जनरल याद रख ले थोड़ा इसको। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं ये कहाँ है ये तो पूछा जाता है ना, ईयर कभी कभार पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान ये कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है ये है ना। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो एवियन वाला जो है ना, सेंट्रल एवियन रिसर्च हम बोलते हैं, वो कहाँ पे है? इज्जतनगर यूपी के अंदर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है आपका इज्जतनगर यूपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान है वो आपका हैदराबाद के अंदर है ना, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान। अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान आपका है नैरोबी केन्या के अंदर, है ना, याद रखना इसको, कहाँ है? नैरोबी केन्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
ये आपका है इज्जत नगर, यूपी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडीआरआई की, है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, आपका पढ़ा हुआ भी है। ये कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा के अंदर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको हम लिखते हैं NDDP। इसकी स्थापना किसी को पता हो तो बताएं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्थापना ईयर बताएं मुझे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, तो इंग्लिश में कोई इंग्लिश में होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो इंग्लिश से पता चल रहा हो तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और हिंदी में इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। पता है जिसको आती है इसकी स्थापना? अभी 1-2 आए हैं, 4 जनों के आगे हैं, मुकेश लोहेरा, हर्ष गुज्जर, लाखन सिंह, अनिल परिहार। हाँ भाई, बाकी और देख रहे हैं उनको नहीं आता इसका ईयर। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना इसको आप। 1965, आप सभी लोगों का आंसर सही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1965, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा, है ना, इसको याद रखना है आपके 1965। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अमूल की। अमूल का दूध तो सब यूज़ करते हैं ना, लेकिन अमूल की फुल फॉर्म शायद ही सब लोगों को पता हो, है ना। फुल फॉर्म आधे लोगों को पता नहीं होती। फॉर्म क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होती है अमूल की फुल फॉर्म, और ये कहाँ पे है? आनंद, गुजरात के अंदर, आनंद गुजरात में। तो अमूल है आपकी आनंद, गुजरात के अंदर। और इसके संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा, एक श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, है ना। क्या हम संस्थापक भी वही है। अमूल के संस्थापक की बात करें तो वर्गीस कुरियन। क्रांतियां पढ़ी है आप लोगों ने? कुरियन इसके संस्थापक है ना। तो ठीक है, पढ़ी है ना क्रांतियां। ये हमारे हो गए हैं जो भी इंस्टीट्यूट है जो हमारे इम्पोर्टेंट है, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट थे लगभग मैंने सब लिखवा दिए हैं। और अगर कुछ छूट गए हो तो उनको भी मैं आपको नोट करवा दूंगी, और इनको आपको है ना अच्छे से याद करना है। मतलब जो ये इंस्टीट्यूट है ना, और जो भी प्रजनन केंद्र वगैरह है, उनको आप अच्छे से याद करें। मतलब जैसे आपको अगर याद नहीं हो रहे हैं, इनको आप डेली डेली रिवाइज करें, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे, है ना। इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से याद करें। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया पूरा? इसमें तो कोई समझने वाली बात थी नहीं, ये तो आपके इंस्टीट्यूट आपको याद करने होंगे, है ना। आज की क्लास अपन यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।